Yes, friends, so now let us continue with the next lecture of the Arbitration and Conciliation Act. Now, in the last lecture, we as such virtually ended with the part B, that was arbitral tribunal, and उसमें एक last चीज हमने as such ऐसे ही discuss की थी without logical understanding or detailed understanding that in which situations arbitral tribunal can be challenged, right? तो अब उसको एक diagrammatic form में देखते हैं, then we shift to the next part. So now the topic is challenge of the arbitral tribunal. This is A category. इसमें दो चीजों का समावेश होता है. एक ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, एंड दूसरा है मैनर ऑफ चैलेंज. फिलहाल हम क्या देखने जा रहे हैं कि हाउ इन विच मैनर वी कैन चैलेंज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. नाउ सबसे पहला फंडामेंटल क्या ध्यान रखना है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी आर्बिट्रेटर can always be challenged except when appointment of arbitral tribunal is done by authorities under the act. What is this authorities under the act? That is by courts. पता है फ्रेंड्स, मैंने ये आर्बिट्रेशन के सेकेंड लेक्चर में पूरा डिस्कशन किया था कि व्हाट इज वी मीन टू से बाय अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट्स और अथॉरिटीज अंडर द एक्ट. तो एक्ट ने अगर अपॉइंट किया हो, सॉरी अथॉरिटीज ने अपॉइंट किया हो, अथॉरिटी का मतलब क्या फ्रेंड्स, यहां पे अगर डोमेस्टिक, मैं के लिए अगर आपको याद दिलवा दूं तो अगर डोमेस्टिक कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हो तो अथॉरिटी विल बी हाई कोर्ट, and अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन तो अथॉरिटी विल बी सुप्रीम कोर्ट. इफ यू जस्ट ट्राई टू रिवाइज दैट डोमेस्टिक कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब दोनों पार्टीज इंडिया की तो इट इज डोमेस्टिक, एंड जब पार्टीज में से एटलीस्ट एक पार्टी इंडिया के बाहर की हो और एक पार्टी इंडिया की हो, राइट, तो देन इट बिकम्स व्हाट, अ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, एंड देन एट दैट पॉइंट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर विल बी द सुप्रीम कोर्ट. ये एक चीज ध्यान में रखनी है. अब जब चैलेंज करने की बात आती है कि बिफोर हुम इट नीड्स टू बी चैलेंज्ड, राइट, देन raise challenge in writing to आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स. यानी कि जैसे फ्रेंड्स, अगर आपको मुझे से कोई तकलीफ हो तो आप मेरे ऊपर वाले अथॉरिटी को नहीं, सबसे पहले मुझे चैलेंज करो. अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत होती नहीं. लिटिगेशन की जो सिस्टम होती है, जुडिशियल सिस्टम होती है, उसमें भी ऐसा ही होता है. जज कोई जजमेंट देता है तो आप सीधा हायर कोर्ट में नहीं जाते, आप पहले तो उसको जज के सामने चैलेंज करते हो. फर्दर अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो यू गो टू हायर. नाउ डिड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल redressed grievance, that is क्या आपको चैलेंज का आंसर मिल गया? दो सिचुएशन हो सकती है. यस, तो फिर आर्बिट्रेशन कंटिन्यूस
by an existing arbitral tribunal. तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो एग्जिस्टिंग है वही कंटिन्यू करेगा बिकॉज उसने आपके प्रॉब्लम को क्या कर सॉल्व कर दिया. बट इन केस दैट नॉट सॉल्व, then in that situation raise challenge in writing to courts. कोर्ट्स का मतलब क्या है यहां पे फ्रेंड्स? अगर डोमेस्टिक कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन यानी सारी पार्टीज जो है राइट वो सारी पार्टीज अगर इंडिया की हो तो इट विल बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एंड अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैपेबल ना हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर जो होती है वो हाई कोर्ट, पर इट विल बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेनली. एंड अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन यानी दोनों पार्टीज में से अगर कोई भी एक पार्टी एटलीस्ट एक पार्टी इंडिया के बाहर के कोई कंट्री को रिसाइड करती हो तो इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो हाई कोर्ट्स ऑन. तो इन कोर्ट्स को आप क्या करोगे? चैलेंज करोगे. देन व्हाट विल हैपन? कोर्ट्स टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द चैलेंज यानी कोर्ट उस चैलेंज को बराबर से दे विल कंडक्ट द हियरिंग एंड कोर्ट्स टू पास एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ, यानी मान लो कोर्ट्स ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फेवर में ऑर्डर पास किया यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स आर पार्टीज एंड आई एम एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो मेरे फेवर में ऑर्डर आया तो कहने से मैं जीत गया. तो इन दैट सिचुएशन द आर्बिट्रेशन विल कंटिन्यू एंड आई विल कंटिन्यू एज एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. बट अगर जो ऑर्डर था वो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के फेवर में आया यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स या बॉयज या गर्ल्स जिसमें से जिसने भी अपील की थी उसके फेवर में ये कॉन्ट्रैक्ट आया राइट या ये ऑर्डर आया, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? एग्जिस्टिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल वैकेट ऑफिस यानी मुझे जगह छोड़ देनी होगी. न्यू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल बी अपॉइंटेड, नया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आएगा एंड आर्बिट्रेशन शेल बी कंटिन्यूड बाय न्यू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. यानी नया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट होगा एंड पूरे आर्बिट्रेशन को कंटिन्यू कौन करेगा? जो नया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है. दैट न्यू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल कंटिन्यू द होल प्रोसेस. नाउ फ्रेंड्स bear in mind parties to contract may अपॉइंट न्यू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी कि वो लोग ही अपॉइंट कर देंगे या पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में रेफर टू परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. यानी बॉयज एंड गर्ल्स या तो खुद नए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे या तो बॉयज एंड गर्ल्स परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करेंगे या फिर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में रेफर टू authorities under the act
दैट इज कोर्ट। एक मिनट, दैट इज कोर्ट। एंड कोर्ट का मतलब यहां पे क्या, अगर डोमेस्टिक कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है, सारे पार्टीज इंडिया के, तो कोर्ट विल बी हाई कोर्ट। एंड एटलीस्ट अगर एक पार्टी इंडिया के बाहर की है तो कोर्ट विल बी सुप्रीम। सो बेयर इन माइंड फ्रेंड्स एक चीज, जब ऊपर कोर्ट था चैलेंज करने के लिए तो वो डिफरेंट था, राइट, ये वाला जो डिफरेंट था, राइट, एंड जो नीचे कोर्ट आया दैट इज व्हाट डिफरेंट। जैसे आप ये कोर्ट को चैलेंज करोगे तो कोर्ट्स में इधर अपॉइंट न्यू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, कोर्ट्स नए मींस परमानेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को इंस्टीट्यूशन को अप्लाई कर देंगे एंड दैट परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन विल अपॉइंट अ न्यू आर्बिट्रेटर। So this is friends the whole scenario of this situation goes that arbitral tribunal अगर बराबर से काम ना कर रहा हो तो हम arbitral tribunal के सामने चैलेंज कर सकते हैं, फर्दर हम कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकते हैं। अगर उसमें arbitral tribunal हार जाता है तो फिर जिस तरीके से पहले हमने arbitral tribunal को अपॉइंट किया था उसी तरीके से वापस से हम नए arbitral tribunal को अपॉइंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं एक जूम इन करता हूं so that you can take the you can pause it and you can write it। मैं आपको वापस से 1 मिनट का समय देता हूं कि आप खास इसको पॉज करके पूरा लिख लें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज नाउ वी विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, that is the arbitration award। ये जो नीचे वाला पोर्शन वो भी मैं रखता हूँ सो दैट यू कैन टेक इट डाउन। Now friends, let us move towards the last thing as far as arbitration is concerned, right? Then we have conciliation, mediation, etc. That is part D
आर्बिट्रेशन अवार्ड, जिसे मैं शॉर्ट में लिखता रहता हूं एज ऑ। अब फ्रेंड्स मैं आपको याद दिलवा दूं तो हमने इस एक्ट को पूरे कितने पार्ट में ब्रेक किया था? इफ यू कैन, यस, सबसे पहला था बेसिक कॉन्सेप्ट, वी हैव डन अप विद दिस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, राइट, देन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सो नाउ वी आर ऑन दिस पार्ट। ये हमारा हो गया, दैट इज आर्बिट्रेशन अवार्ड। सो हम पूरा डिस्कशन अब आर्बिट्रेशन अवार्ड के ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद दो चीज बाकी, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। नाउ फ्रेंड्स वी नो दैट जैसे लिटिगेशन के समाप्त होने के बाद जज क्या पास करता है? एक डिसीजन पास करता है, राइट? इन लिटिगेशन, post conclusion of judicial proceedings, comma, judge या members pass a final decision, that is order या judgment. Such court order can be challenged always. और ये जो कोर्ट का ऑर्डर आता है that can always be challenged, and such order is binding on all. और एक बार अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो ये ऑर्डर हमेशा सबके ऊपर क्या रहता है? बाइंडिंग रहता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ, यू कैन से फ्रेंड्स, when we are talking of litigation. But now when comes in arbitration post conclusion of arbitration pass a final decision that is known as arbitration award. Such arbitration award can be challenged, but on limited ग्राउंड्स। आप उसे चैलेंज कर सकते हो, पर हर बार चैलेंज नहीं कर सकते, बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स में आप उसे चैलेंज कर सकते हो। एंड सच आर्बिट्रेशन अवार्ड इज बाइंडिंग ऑन। सो फ्रेंड्स, जस्ट आपको पता चले इसलिए मैंने क्या किया, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने लिटिगेशन के साथ आर्बिट्रेशन को क्या किया, कंपेयर, राइट, सो दैट यू कैन हैव a better understanding of the things.
यानी जिसे हम लिटिगेशन के अंदर एक ऑर्डर कहते हैं, राइट, उसी तरीके से हम आर्बिट्रेशन में जो फाइनल डिसीजन आता है उसे हम यहां पे अवॉर्ड कहते हैं। सो हम यहां पे मेन क्या समझने वाले, आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को हम यहां पे पूरी तरीके से समझने जा रहे हैं। आई एम गिविंग यू अ मिनट, जस्ट कॉपी डाउन दिस। सी फ्रेंड्स, नोटबुक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में नोटबुक में से पढ़ने के बाद आप चाहो तो आप मॉड्यूल में से पढ़ो, या आप चाहो तो आपको नौकर की जो नोट्स दी गई उसमें से पढ़ो, या आप चाहो तो कोई भी रेफरेंस बुक में से पढ़ सकते हो। बट योर नोटबुक शुड बी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी सफिशिएंट टू बी प्रिपेयर्ड। Okay. Now let us read this basic conceptual understanding from module itself. सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम आ जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड, सी कैटेगरी, ऐसा एग्जाम में कभी पूछने वाले नहीं। An award is a conclusive determination. Conclusive determination यानी मैंने बोला ना final thing, right? Final, and it is passed at the conclusion. So it's a conclusive determination as to the questions, issues, and disputes that are put forward before the arbitral tribunal. यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने जितने भी डिस्प्यूट्स है, जितने भी क्वेश्चंस रखे गए थे, उसका एक संपूर्ण डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इज नथिंग एल्स बट अवॉर्ड. The arbitral tribunal is constituted to hear the complete disputes between the parties, give reasonable opportunity to all the parties to present their case, and then based on the evidence submitted and the applicable law, a final decision on the matter is taken. So award जो होता है वो दो चीजों के ऊपर आता है. एक तो जो एविडेंस सबमिट किए वो एंड एक एप्लीकेबल लॉ होता है. उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक फाइनल अवार्ड को पास किया जाता है. So this is to be taken in care by you. Now what is the definition? Definition will be a category. An arbitral award is similar to a judgment given by a court of law. यानी कोर्ट में जैसे जजमेंट आता है वैसे यहाँ पे जो आता है उसे कहते हैं अवार्ड. In other words, an arbitral award is given by the arbitral tribunal as a decision on various issues in a matter which the parties had placed before the arbitral tribunal. The Arbitration and Conciliation Act 1996 does not clearly define the idea of an arbitral award. However, the concept of an award could also be understood as a final determination of a particular issue or claim, that is dispute. Basically, issue or claim yani dispute that had been submitted for arbitration. It represents a resolution of dispute between the parties. This is main. हमने डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए जाते हैं, तो रिजोल्यूशन जो आता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं. फिर फ्रेंड्स एक और आंसर है जनरल प्रिंसिपल्स. इट इज ए कैटेगरी. मॉड्यूल के मुताबिक ये जनरल प्रिंसिपल्स है, या फिर आप कह सकते हो कि इसको पढ़ोगे तो रूल्स with respect to challenge of arbitral award. फ्रेंड्स, हमने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था वो चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. ये तो फुल एंड फाइनल जो अवार्ड आता है उसको अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो उसके रूल्स के रिलेटेड यहां पे लिखा हुआ है. सबसे पहली बात आती है हु कैन चैलेंज, यानी कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है, राइट, उसको चैलेंज कौन कर सकते हैं? इट्स वेरी मच ऑब्वियस. पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, यानी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. खाली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन चैलेंज, नो वन एल्स कैन चैलेंज द सेम. कोई और उसे चैलेंज कर सकता नहीं है, राइट.
So only a party to arbitration agreement can challenge an arbitral award. A person who is not a party to the arbitration cannot raise a challenge against an arbitral award. Then authority will be court. We very well know कि अगर डोमेस्टिक कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा तो इट विल बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना हो या तकलीफ हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो इन दैट सिचुएशन हाई कोर्ट, एंड अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा तो इट विल बी high courts only. So an award can be challenged before a court which would include a district court and a high court exercising original jurisdiction with respect to domestic arbitration. So district court, domestic arbitration, and high courts for awards from international commercial arbitration. So domestic हो तो high courts, district courts, international हो तो high court. Timeline refers to by when a challenge against an arbitral award can be raised. The law notes an initial time period of 3 months. Right? यानी जिस दिन अवार्ड आता है उसके 3 महीने में आप उसे चैलेंज कर सकते हो, एंड अगर वो नहीं हो पाया एंड इफ यू टेक मींस यू कैन गो फॉर अ कंडोनेशन ऑफ डील एंड फर्दर 30 days मोर कोर्ट आपको दे सकती है। मॉड्यूल में एक एग्जांपल दिया हुआ है, द अवार्ड वाज रेंडर्ड given on 1st January 2017. Therefore, the award can be challenged by 31st March. The date could be extended by another 30 days on application to court, that is 30th April. There can be no further extension. उससे further extension होगा. And the last point is with respect to automatic stay. पहले पढ़ते फिर मैं समझाता हूँ. According to the Act, there is no automatic stay on the enforcement. A party has to specifically request for stay, and the court at the time of granting stay can impose conditions. एक चलो मैं आपको ये समझाता हूं, हमारी नोटबुक में चले जाते हैं, राइट, और मैं आपको डिटेल में ये समझाता हूं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, या फिर जैसे मैंने आपको कहा इसको एक और नाम दे सकते हो, और रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू चैलेंज अगेंस्ट, आप ये भी कह सकते हो, राइट, दोनों में से आप जो कहना चाहो कह सकते हो। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी, only parties to contract can challenge, means this was who can challenge. Second is right, अगर डोमेस्टिक कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, एंड अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हो तो हाई कोर्ट्स ओनली। दिस इज where to challenge. Third important thing, the important cheese is what? Within three months of award plus extension up to further 30 days. This is
टाइम लिमिट टू चैलेंज, ये सब मैंने आपको समझा दिया. पर नाउ द मेन थिंग कम्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑटोमेटिक स्टे. ऑटोमेटिक स्टे ऑफ एनफोर्समेंट. व्हाट दिस मीन्स टू से, राइट, ये क्या कहना चाहता है. एक मिनट में आपको देता हूं, खाली इतना आप खाली एक बार लिख लो. Then we discuss with respect to automatic stay. Let us see this. अब 2 मिनट हम लिटिगेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है. एक thus decision be enforced post its passing. यानी जब लिटिगेशन होता है तो क्या एक बार ऑर्डर आता है उसके बाद वो एनफोर्स होने लगता है? यस. कैन इट बी चैलेंज्ड? Yes. When it can be challenged, आप उसे कब चैलेंज कर सकते हो? तो कहते हैं कि आप उसे हमेशा चैलेंज कर सकते हो. पोस्ट चैलेंज thus enforcement. Post challenge thus enforcement. Just a minute, friends. There is some technical issue. So post challenge thus enforcement stays यानी stops. Yes. Any authority to be referred for injunction, that is stay order? No, it's automatic. So friends, litigation में क्या होता है कि just a minute. लिटिगेशन में क्या होता है कि जैसे ही कोई अपील की जाती है उस ऑर्डर का एनफोर्समेंट जो होता है, जो चल रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्टे. बट दिस इज नॉट द केस
as far as the arbitration is concerned. So arbitration में क्या होता है? Does decision be enforced post its passing? Yes. Can it be challenged? Yes. Always? No. Only in limited cases. Post challenge. Does enforcement stays or stops? No. Any authority. नो की जगह मैं ऐसा लिखूंगा, yes maybe if authority orders. तो इसका मतलब एनी अथॉरिटी टू बी रेफर्ड, यानी जो ऑटोमेटिक स्टे की बात आती है, राइट, ऑटोमेटिक स्टे ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, ऐसा यहां पे होता नहीं. इट इज नॉट ऑटोमेटिक, इट इज टू बी referred, and once if the reference is done, then and only then we can go for the particular stay. So that's the difference. This is the main point which I wanted to tell. मैंने देखो यहाँ जूम इन किया, या पूरे आंसर को एक मिनट में जूम इन करता हूँ. जनरल प्रिंसिपल्स, एक इंपॉर्टेंट आंसर जिसे आप याद रख सकते हो. मैंने इसलिए जूम इन किया सो दैट आप पॉज करके इस पूरे आंसर को आपकी नोटबुक में कॉपी कर लो. इट इज गुड एंड इट इज इंपॉर्टेंट. इतना खास कॉपी करना. बॉटम. हाँ. अब वापस से रीड करते हैं. जस्ट अ मिनट, लेट्स टेक दैट नोट्स टुगेदर. According to this act, now see this is important. There is no automatic stay on the enforcement. जैसा लिटिगेशन में होता है ना, वैसा यहां पे नहीं होता. पार्टी हैज टू स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट फॉर अ स्टे एंड द कोर्ट एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग कैन स्टे और कैन इम्पोज कंडीशंस even along with granting of stay. So that is one of the main crucial difference also we can add later on in the difference between litigation and arbitration. Now friends, there is one another extra question, not that much important, so I'm doing C category. It is extra question because वो CA के syllabus में नहीं है. That's why it is considered as what? It is considered as extra. Right, that is, what are the time limits? Then time limit without any time limits, right? तो बेसिक टाइम लिमिट हमें याद है 12 महीने. बेसिक टाइम लिमिट क्या है, राइट? देन इट इज विथ रिस्पेक्ट टू अपील की हमने बात की. अब पूरे आर्बिट्रेशन की बात करते हैं. द अवार्ड इन मैटर्स अदर देन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, यानी बेसिकली दे आर टॉकिंग of domestic commercial arbitration, shall be made by the arbitral tribunal within a period of 12 months from the date of completion of the pleadings. यानी जिस दिन ये कार्यवाही कंप्लीट होती है उसके 12 महीने में ऑर्डर्स हो जाने चाहिए. The award in the matter of international commercial arbitration shall be made expeditiously
एक्सपेडिशियसली का मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल विथ ऑल केयर, एंडेवर, एंडेवर यानी प्रयास, efforts. As soon as possible may be made to dispose of the matter within a period of 12 months. So similar is both from the date of completion of proceedings. So ऊपर में तो it is shall. Here it is may. So that's just a difference, right? Moreover, the parties may by mutual consent extend the time period of 12 months for a further period not exceeding 6 months. Mutual consent by a further period not exceeding 6 months. If the award is made within 6 months, the arbitral tribunal shall be entitled to receive such amount of additional fees as the party may agree. Right? यानी कि उसको additional fees मिलेगी. And अगर award time limit में नहीं होता तो if the award is not made within 12 months or any extension thereof, the mandate of arbitrator shall terminate. Mandate यानी जो अपॉइंटमेंट किया गया, जो एप्लीकेशन से अपॉइंटमेंट किया गया, that will be terminated. However, the mandate of arbitrator shall not be terminated if the court extends the period. The court may grant such extension if an application in this regard is made by any of the parties. The court may grant such extension either prior to or after the expiry of such period, and while extending the period, if the court finds that the proceedings has been delayed for the reasons attributable to arbitral tribunal. Attributable due to, then it may order reduction of fees of arbitrator but not exceeding 5% of each month of such delay. यानी 5% तक की reduction आ सकती है. The extension may be granted only for sufficient cause and on such terms and conditions as may be imposed by the court. While extending the period, it shall be open to the court to substitute one or more of the arbitrators. यानी वो चाहे तो arbitrator को substitute भी कर सकता है. And where one or all the arbitrators are substituted, the arbitral proceedings shall continue from the stage already reached. यानी जितना हो चुका था एकदम नए से शुरू नहीं होगा, जितना हुआ था वहां से कंटिन्यू होगा, and on the basis of the evidence and material already on record. यानी the arbitration will not restart, it will resume from where it was paused. So resume होगा, restart नहीं होगा. वो चीज आपको खास ध्यान रखनी. मैंने फ्रेंड्स ये थोड़ा फास्ट दिया, मैं कोई समरी भी नहीं कर रहा इसकी, बिकॉज द रीजन इज इट इज नॉट इन आर सिलेबस, ये एक्स्ट्रा है. सो आज अगर जो लोग देख रहे हैं और नौकार की नोट्स नहीं है, ये नौकार की नोट्स में आंसर है, नौकार की नोट्स आपके पास नो नीड टू वरी. मैं आपको एंड में, लेक्चर के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि भी आपको मॉड्यूल के कितने पेजेस देखने हैं. तो उतने भी पेजेस अगर आप देख लोगे देन ऑल्सो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे. Now the question arises, now an important one, what are the kinds of arbitration award? A category. Kinds यानी basically types. Which are the types of arbitral award? तो मॉड्यूल के अंदर बेसिकली 4 प्रकार दिए एंड यहां हम यहां पे 5 अलग अलग प्रकार की बातचीत करेंगे. राइट. वन इज एज यू कैन सी फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, सेटलमेंट अवार्ड, एडिशनल अवार्ड, करेक्शन अवार्ड. चलो पहले इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. लेट्स डिस्कस ऑन दिस. Types of arbitral award
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए कैटेगरी, ए सेटलमेंट अवार्ड, बी मैं ऐसे अलग अलग बाइफरकेट कर दूं, एक सेटलमेंट, एक आर्बिट्रेशन। अब जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसके अंदर एक इंटरिम अवार्ड, बी फाइनल अवार्ड, सी एडिशनल अवार्ड, डी करेक्शन। सो इस प्रकार से फ्रेंड्स, एक है सेटलमेंट, 2 3 4 5 ऐसे, पर मैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्चुअली भी ऐसा होता है, मेनली 2 प्रकार के अवार्ड। अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स, राइट। एंड डिस्कशन पे जाए उसके पहले एक चीज, आई थिंक सो आप भी ये कॉपी कर लो, मैं भी 1 2 चीज नीचे और लिख लेता हूं। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, has no impact on enforceability of award। इसका मतलब क्या? टाइप नो इम्पैक्ट ऑन एनफोर्सिबिलिटी, यानी कौन से प्रकार का अवार्ड है उससे उसके इंपैक्ट को, उसके लीगल इफेक्ट को कोई फर्क पड़ता नहीं। सो कई बार अगर आप इधर उधर करोगे, किसी के लिए वो एडिशनल अवार्ड हो सकता है, किसी के लिए इंटरिम हो सकता है, किसी के लिए फाइनल, पर टेक्निकली वो डिफरेंट हो गया, पर इंपैक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप खाली इतना एक बार खाली नोट डाउन करें, जस्ट ट्राई टू नोट डाउन दैट मच। अब फ्रेंड्स हम इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, राइट। आई थिंक सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट submitted 5 disputes for arbitration to arbitral tribunal। यानी बॉयज एंड, मान लो बॉयज एंड गर्ल्स आर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड आई एम एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो बॉयज एंड गर्ल्स ने मिलजुल के मुझे 5 अवार्ड्स दिए, मीन सॉरी 5 डिस्प्यूट्स दिए, जिसका मुझे क्या करना था, अवार्ड देना था। अब did arbitral tribunal did adjudication with respect to disputes यानी कि मुझे बॉयज एंड गर्ल्स का जो डिस्प्यूट आया था उसमें मुझे कोई डिसीजन मेकिंग करना था, बिकॉज कई बार ऐसा होता है बॉयज एंड गर्ल्स डिस्प्यूट देते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स सारी चीजें देते हैं, वही अपने आप सारा डिस्कशन करते हैं और अपने आप ही कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मुझे तो खाली इतना ही चेक करना है कि कंक्लूजन सही है कि नहीं, कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं हेल्प करूंगा एंड बाकी मैं अवार्ड पास करूंगा। तो अगर ऐसा हो, मुझे कोई दिमाग चलाना ही नहीं था, तो देन इट इज
सेटलमेंट अवार्ड। तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? सेटलमेंट अवार्ड कहते हैं। एंड आप बेसिकली ऐसा कह सकते हो क्वासी कंसीलिएशन। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे ये एक प्रकार का क्या हो गया, नहीं आर्बिट्रेशन के बाद नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट क्या आएगा इस एक्ट का? कंसीलिएशन। एंड कंसीलिएशन के बाद क्या आएगा? मीडिएशन। तो इट इज जस्ट लाइक कंसीलिएशन। एंड अगर थोड़ा सा भी मीन्स मुझे एक्टिव डिसीजन मेकिंग करना पड़ा, मुझे डिस्प्यूट को, फैक्ट्स को, सर्कमस्टांसेस को, एविडेंसेस को सबको ध्यान में लेके डिसीजन मेकिंग करके अवार्ड पास करना था, देन सच अवार्ड इज नोन एज व्हाट? आर्बिट्रेशन अवार्ड। अब ये आर्बिट्रेशन अवार्ड जो होता है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। वो बेसिकली कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अब हम सबसे पहले प्रकार की बात करें, तो इट इज इंट्रिम अवार्ड। इट इज व्हाट? इंट्रिम अवार्ड। अब इंट्रिम अवार्ड की जब बात आती है तो 2 प्रकार के इंट्रिम अवार्ड होते हैं। वन, असिस्टिव इंट्रीम अवार्ड। असिस्टिव इंट्रीम अवार्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कोई डिसीजन लेना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉयज एंड गर्ल्स है, उसमें से बॉयज भाग जाए ऐसा लगता है, एब्सकॉन्डिंग है, भागे हुए, तो गर्ल्स खास करके बॉयज को अरेस्ट करवाना चाहती, इम्प्रिजन में नहीं अरेस्ट करवाना चाहती। तो अब ये जो है उसके लिए हमें कोई अवार्ड पास करना होगा, राइट? पर इसके लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर इज नॉट कैपेबल, तो इसके लिए कोर्ट में जाना होगा। तो क्या कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं, उसका जो अवार्ड आता है तो इट इज इंट्रीम अवार्ड। जैसे कि AT allowing parties to contract to go to court for obtaining अरेस्ट ऑर्डर ऑफ अदर पार्टी। एंड इसका दूसरा प्रकार कैसा होता है फ्रेंड्स? एडजुडिकेटिव इंट्रीम अवार्ड। इसका मतलब क्या? हमारे एग्जांपल में बॉयज एंड गर्ल्स ने मुझे कितने डिस्प्यूट दिए थे? 5 डिस्प्यूट। अब मान लो मैंने 2 डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया और मुझे लगता है कि एटलीस्ट वो 2 एनफोर्स होना शुरू हो जाए तो अच्छा। तो आए मेरे पास डिस्प्यूट 5, पर मैं 2 का जब ऑर्डर पास करता हूं तो दैट इज नोन एज व्हाट? इंट्रीम अवार्ड। एग्जाम्पल, या हम ऐसा लिख सकते हैं, when award is passed but few disputes are pending resolution, then it is known as what? Interim award. That is, for example, if award is passed for 2 disputes and still 3 disputes pending, then such award is interim award.
सो फ्रेंड्स, इंटरिम अवार्ड बेसिकली, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंटरिम अवार्ड का तो यही रहेगा कि जब 5 डिस्प्यूट आए थे और सिर्फ हमने 2 या 3 का ऑर्डर पास किया, बाकी अभी पेंडिंग है, सो भविष्य में अभी और अवार्ड्स आने बाकी है, देन इट इज इंटरिम अवार्ड. The second type of award is फाइनल अवार्ड. इसका मतलब क्या कि द व्हेन अवार्ड, आफ्टर अवार्ड नो डिस्प्यूट्स आर पेंडिंग. Award when no disputes are pending. Example, earlier award was passed डी डॉट का मतलब हम क्या रखेंगे, डिस्प्यूट्स. सो ऊपर वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करें तो 5 थे, उसमें से 2 का इंटरिम अवार्ड आ चुका था. बाय वे ऑफ इंटरिम अवार्ड. देन द next award covering remaining all 3 disputes is which award, फाइनल अवार्ड. यानी 5 डिस्प्यूट में दिए थे, उसमें से 2 का इंटरिम अवार्ड आया, तो बाकी 3 का जो आएगा, तो ये 3 का जो अवार्ड आएगा वो फाइनल अवार्ड होगा. और in example, if no interim award was passed, then the award resolving all 5 disputes is known as what, final award. सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें डिसाइड करना होता है कि फाइनल अवार्ड क्या होता है. बेसिकली इंटरिम में क्या होता है, इंटरिम अवार्ड के आने के बाद भी कुछ डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन पेंडिंग होता है. जबकि फाइनल अवार्ड में क्या होता है, फाइनल अवार्ड जब आता है तो उसके बाद सच कोई डिसीजन बाकी नहीं होता है. दैट अवार्ड इज नोन एज विच अवार्ड, फाइनल अवार्ड. देन फ्रेंड्स, द थर्ड टाइप ऑफ अवार्ड इज, ओके फ्रेंड्स, यू वांट टू राइट दिस, देन डू वन थिंग, टेक डाउन दिस. पहले इंटरिम अवार्ड लिख लो. फिर फाइनल अवार्ड. So now, it is which award?
नाउ दिस इज कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, इतना जोर से अवार्ड पास होता है, राइट? तो वैसे नाउ वी आर कमिंग टू व्हाट, एन एडिशनल अवार्ड. नाउ in example, when 5 disputes were submitted for arbitration, but arbitral tribunal passed a final award of 4 disputes. Now see, understand, dispute submitted were 5. तो अगर 4 डिस्प्यूट का अवार्ड आता है तो वो तो इंट्रीम होना चाहिए, पर आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल ने क्या किया, फाइनल अवार्ड दे दिया. Later on, parties to contract brought the fact to the notice of arbitral tribunal, and arbitral tribunal conducted the pending arbitration and passed an award for pending dispute. Then such award is additional award. Therefore, award after final award is additional. यानी जो अवार्ड फाइनल अवार्ड के आने के बाद आता है, दैट इज नोन एज विच अवार्ड, एडिशनल अवार्ड. एंड लास्ट फ्रेंड्स, कोई एरर हो उसको सॉल्व करता हुआ आता है तो देन इट इज करेक्शन अवार्ड. मॉड्यूल में नहीं है पर नौकार की नोट्स पे मैंने यहां देके रखा है. करेक्शन, राइट? सो बेसिकली इस प्रकार से 5 अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स होते हैं. तो आप एडिशनल अवार्ड एंड करेक्शन अवार्ड भी नोट डाउन कर लो. सो बेसिकली 5 अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स हैं. चलो फ्रेंड्स इसे पढ़ते हैं. Final award, an award given by arbitral tribunal which disposes all the issues. Disposes का मतलब all the issues submitted to arbitration is termed as final award. A final award finally resolves a dispute between the parties that were submitted to arbitration. The final award determines the rights and obligations of the parties in definite terms, clear terms, with respect to issues submitted to arbitration, so no further adjudication is required. So final में 2 चीज important, it disposes all the issues and no further adjudication is required. That is the main crux point. Now it comes to interim award. If an award made by arbitral tribunal resolves one or more but not all the issues, and as a result the certain rights and obligations of the parties remain unsettled, यानी अभी भी कुछ unsettled है, then the award is termed as interim award. An interim award may be made with respect to any of the matter on which final award can be made. An interim award is generally integrated to and forms the part of the final award. यानी एक बार वो हो जाता है उसके बाद वो फाइनल अवार्ड का भी पार्ट बन जाता है.
फिर आता है सेटलमेंट अवार्ड। सेटलमेंट अवार्ड के लिए फ्रेंड्स मैंने आपके साथ बात की थी कि जहां पे एज सच मुझे कुछ एडजुडिकेशन दिमाग चलाने की कोई आवश्यकता होगी नहीं, वहां पे सब कुछ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ने अपने आप ही कर लिया होगा। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे एंकरेज द पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट and for the purpose the arbitral tribunal may use mediation, conciliation or other procedures at this time during the arbitral proceedings। यानी arbitral tribunal uses other methods if during the arbitral proceeding the parties agree to settle dispute themselves instead of having the dispute adjudicated by the arbitrator, then the arbitral tribunal shall terminate the arbitral proceedings and the arbitral tribunal may, if requested by the parties, record the settlement in form of arbitral award containing the agreed terms and conditions। so arbitrator क्या करेगा? terminate the arbitral proceedings and record the settlement in the form of an arbitral award। such an arbitral award shall have the same status as effect as any other arbitral award। वो तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी आपको बता दिया कि अगर कोई भी प्रकार से फ्रेंड्स अगर सेटलमेंट अवार्ड हो, फाइनल अवार्ड हो, एडिशनल अवार्ड हो, करेक्ट कोई भी अवार्ड हो, उसके इंपैक्ट को, उसके इफेक्ट को, उसके लीगल इंप्लीकेशंस को कोई फर्क पड़ता नहीं। एडिशनल अवार्ड where parties of the opinion that certain claim was presented in arbitral proceedings but such claim has been omitted in the arbitral award, such party may make request to arbitral tribunal to make an additional award। the request to make the additional award can be made within 30 days of the receipt of arbitration award। यानी request 30 days में हो सकती है। the party making a request for additional award shall give notice of the same to other party। okay, so notice is important। if the arbitral tribunal considers the request for the additional arbitration award to be justified, it shall make the additional arbitration award within 60 days and the arbitral tribunal may extend if necessary the period of time within which it shall make an additional arbitral award and the provisions of section 31। यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सब यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो खास क्या है, अगर कुछ पेंडिंग हो तो पार्टीज हैव टू मेक द रिक्वेस्ट टू AT विदिन 30 डेज। AT को बराबर लगता है तो AT arbitral tribunal has to pass the additional arbitral award within 60 days or the extended period। and the last is the correction award, right? after an arbitral award has been made by the arbitral tribunal, if the arbitral tribunal is satisfied that there is any computation errors, clerical errors or typographic errors or any other type of errors, basically errors ho, it is empowered to correct such errors। if there is any error, it is empowered to correct such error। एंड उसके बाद एरर करेक्ट होके जो अवार्ड आता है दैट इज नोन एज व्हाट? करेक्शन अवार्ड। यानी फाइनल अवार्ड में कोई गलती हो तो वो करेक्ट आता है तो उसे भी करेक्शन अवार्ड कहते हैं। इंटरिम अवार्ड में कोई गलती हो वो करेक्ट होके आता है तो उसे भी क्या कहते हैं? करेक्शन अवार्ड। सो इन शॉर्ट टाइप्स ऑफ अवार्ड हैज नो इंपैक्ट ऑन इट्स एनफोर्समेंट, वो आपको खास करके ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल जो आईसीए के मॉड्यूल में दिया है वो वही हम एज इट इज ले लेते हैं फॉर आवर बेटर क्लरिकल अंडरस्टैंडिंग। नागपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, राइट, entered into a long-term concession agreement with Nagpur Airport Metro Express Private Limited। So Rail Corporation entered into agreement with Airport Metro, a subsidiary of Reliance Infrastructure, to develop and operate the Airport Express Metro project, which included bringing in rolling stock। Now, Airport Metro was to run the metro services for 30 years। This agreement was entered into 2008 and was terminated in 2012। The main disagreements were failure to fix the civil structure defects, misrepresentation as to the viability of the project including expected passenger, failure to transfer outstanding amount, and failure to acquire land hampering development of further lines। चार डिस्प्यूट थे। All this according to Airport Metro leads to delay, in turn contributing to cost escalations and increase। The matter was submitted to a 3-member arbitral tribunal for adjudication। यानी 4 डिस्प्यूट थे और वो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दिया गया जिसमें 3 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स है उससे हमें कोई लेना देना नहीं।
arbitral tribunal gives an award dealing with all four disagreements. It is one comprehensive award with reasons for all conclusions. This award will be final award, as it conclusively deals with all the questions submitted to arbitration. There is nothing further left to be adjudicated. Then friends, ये क्या हुआ? Final award. दूसरा situation, the arbitral tribunal renders an award, award number 1, which deals with disagreements A, B, C. 3. The arbitrator informs the parties that they will render another arbitral award with disagreement D. चौथा, then award number 1 is which award? Interim award. Because award के आने के बाद भी अगर कोई एडजुडिकेशन पेंडिंग हो तो अभी जो अवार्ड आया हुआ है वो कौन सा अवार्ड बन जाता है? इंटरिम अवार्ड बन जाता है. Sorry, ABC वाला. Then scenario 3. The arbitral tribunal gave an award and informed the parties that this would be the final award. यानी दिया final award. However, when the parties examined it, they realized that the award only dealt with disagreement A, B, D. B रह गया था. They bring it to the notice of arbitral tribunal, which gives another award dealing with disagreement D. Then this later award is known as which award? Additional award. Because हुआ क्या? फाइनल अवार्ड चार डिसएग्रीमेंट का ये डिस्प्यूट करना चाहिए, पर उसमें से फाइनल अवार्ड था वो ए, सी एंड डी का है, तो बी रह गया. तो उसका जो बाद में अवार्ड आया, आफ्टर पार्टीज टोल्ड टू आर्बिट्रेटर, देन सच अवार्ड इज नोन एज व्हिच अवार्ड? देन इट इज नोन एज द एडिशनल अवार्ड. Scenario 4, where the arbitral proceedings were going on, the lawyers of both the parties met for long discussions. They later informed the arbitral tribunal that the parties had settled the matter on all disagreements. They submitted the settlement agreement to the arbitral tribunal with the request that it to be incorporated in the arbitral award. The arbitral tribunal, after checking the agreement, gave an award in which they included all the terms of the agreement. This would be known as what? Settlement. Since no adjudication was required to be done by the arbitrator. So friends, that's how you can say that कि दो प्रकार के बेसिक आर्बिट्रेशन अवार्ड्स आते हैं. एक सेटलमेंट जहां पे डिसीजन मेकिंग करना होता है, दूसरा आर्बिट्रेशन, सॉरी सेटलमेंट जहां डिसीजन मेकिंग नहीं करना होता है, दूसरा क्या होता है? आर्बिट्रेशन जहां डिसीजन मेकिंग करने की आवश्यकता पड़ती है. Right, so these are friends 4 different types of award. Now moving towards another answer which is important, that is which are the essential ingredients of an arbitral award. एक ये है, यानी लीगल रिक्वायरमेंट्स एज टू आर्बिट्रल अवार्ड. फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो हमने पार्ट बी जो था आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, तो उसमें भी देखा था लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अग्रीमेंट. फिर आता था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो उसमें भी देखा था लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. वैसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, तो दिस आर व्हाट? लाइक लीगल रिक्वायरमेंट्स. ये भी क्या है फ्रेंड्स? लीगल रिक्वायरमेंट्स है. राइट, अब सबसे पहले अगर हम थोड़ा ओवरव्यू लें इसका, राइट फ्रेंड्स, देन सबसे फर्स्ट अवार्ड शैल बी रिटर्न. ऑब्वियसली अग्रीमेंट शैल बी रिटर्न, तो अवार्ड शैल ऑल्सो बी रिटर्न. देन जो भी डिसीजन लिया जाता है दैट इज टू बी टेकन बाय मेजॉरिटी और बाय ऑल. अग्रीमेंट भी साइन होता है तो अवार्ड भी क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली साइन. फिर इट शुड बी रीजन. ऐसा ओवरव्यू नहीं हो सकता, हर एक चीज का उसके अंदर क्या होना चाहिए? रीजन. बिकॉज दिस इज टू बी एनफोर्स, दिस इज नॉट फर्दर चैलेंज, इट इज चैलेंज ओनली ऑन वेरी लिमिटेड ग्राउंड्स. इट शुड मेंशन date and place of arbitration, the copy delivered to each parties to contract.
इट शुड बी सर्टेन एंड क्लियर, यानी कि उसके अंदर कोई भी चीज डिस्प्यूटेड, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी कंप्लीट। उसके एग्जाम्पल्स भी लेके हम, वो एनफोर्सिएबल होना चाहिए, not in conflict with public policy. So all these things should be taken care when any award is passed. जब कोई भी प्रकार का अवार्ड पास किया जाता है, so that it remains perfect. It remains perfect. And if the arbitration award is perfect, it will be enforced in the same manner as it's a decree, यानी कि order of a court. पर अगर आर्बिट्रल अवार्ड की कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट में खामी होगी, तो फिर उन लिमिटेड सिचुएशंस में हम उसको फर्दर क्या कर पाएंगे, चैलेंज कर पाएंगे। सो हमें खास करके ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई दिक्कत ना हो, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑलवेज नीड्स टू बी एंश्योर्ड, दैट शुड बी फुल एंड फाइन। अब हम सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इट इज वेरी सिंपल कि इट शैल बी इन राइटिंग। सेकेंड इज डिसीजन बाय मेजॉरिटी, एंड खास करके जो लोग अग्री करते हैं उनकी साइन होनी चाहिए। तो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट आर वन एंड द सेम, यानी 3 लोगों का ट्रिब्यूनल हो तो 2 लोग सहमत होने चाहिए, 5 लोग हो तो 4 लोग होने चाहिए। वैसे कई बार इवन नंबर हो, 2 या 4 हो, और उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो दे नीड टू अप्लाई टू कोर्ट, कोर्ट विल अपॉइंट द फर्दर आर्बिट्रेटर एंड दे विल अराइव एट अ यू कैन से मेजॉरिटी। इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विथ मोर देन वन आर्बिट्रेटर, एनी डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल shall be made by the majority of all its members. Moreover, the arbitral award shall be signed by the members of the arbitral tribunal. In arbitral proceedings with more than one arbitrator, the signatures of the majority of all the members of the arbitral tribunal shall be sufficient so long as the reason for any omitted signature is stated. यानी अगर किसी ने सिग्नेचर नहीं किया एंड वो रीजन अगर बता दिया तो फिर चल जाएगा। नाउ दूसरी तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड होता है दैट शुड बी सर्टेन एंड क्लियर, नॉट ओनली सर्टेन एंड क्लियर बट उसके अंदर एक एक चीज के रीजंस होने चाहिए। द अवार्ड शुड बी रीजन। द आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट रीजंस अपॉन विच इट इज बेस्ड अनलेस द पार्टीज हैव अग्रीड दैट नो रीजंस नीड टू बी गिवन। पार्टी ने अग्री किया, या फिर द अवार्ड इज एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन अग्रीड टर्म्स, दैट इज अ सेटलमेंट अवार्ड, दैट इज एन आर्बिट्रल अवार्ड विद, यानी कि वो सेटलमेंट अवार्ड, तो उसमें रीजन नहीं देंगे तो चलेगा, बिकॉज उसमें आर्बिट्रेटर ने दिमाग नहीं चलाया। दिमाग तो किसने चलाया था? पार्टीज ने खुद ने। देयर इज एन अवार्ड व्हिच रिकॉर्ड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड बिटवीन द पार्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। यानी उसमें तो बेचारे आर्बिट्रेटर ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, तो कैसे रीजन बताए, राइट? इन दैट सिचुएशन फ्रेंड्स, रीजन नहीं होगा तो चलेगा। तो नॉर्मली आर्बिट्रेशन अवार्ड एकदम रीजन होना चाहिए। 2 ही सिचुएशन में रीजन नहीं होगा तो चलेगा, एक जब पार्टीज अग्री हुई, एंड दूसरा जब अवार्ड आर्बिट्रेशन अवार्ड ना हो, पर आर्बिट्रेशन अवार्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट अवार्ड। प्लस द आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट द डेट एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड द अवार्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड एट दैट प्लेस। मोरओवर, अवार्ड की कॉपी हमेशा दोनों पार्टीज को देनी चाहिए। That is, after the arbitral award is made, a signed copy shall be delivered to each party. Then the next is, it should be certain and clear. Means reasons तो होने चाहिए, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो uncertain हो, unclear हो, यानी कि ambiguous हो, जिसके कारण further में doubts clear हो. So the arbitral tribunal should set out the arbitral award should set out the arbitral tribunal's decision unambiguously. इसका मतलब क्या? Without the confusions and completely. Example, in case of a monetary award, it must be clear as to what amount is to be paid, to whom the amount is to be paid, who is duty bound to pay the award, what is the time within which the amount is to be paid. If the amount is not paid in time, what would be the penalty, what will be the rate of interest, blah blah blah, everything is, but it must not be some expression of hope, expectation, opinion, suggestion, recommendation. It's an order. The award must be convincing, persuasive enough, consistent record reasoning. The award must not leave any opportunity for reopening of
issues, reopening the issues covered. Means उसमें further कोई confusions नहीं होनी चाहिए. It should clearly spell out the rights and obligations of all the parties. Example लेते हैं, मॉड्यूल में दिया हुआ है. The award notes the arbitral tribunal finds that Sunil was required to deliver the goods to Anil at rates which has been fixed in 2015 and not 2016. Owing to refusal to provide goods at the agreed rates, Anil, as a consequence, suffered losses to the tune of 2 crore rupees. Sunil's action were clearly in violation of the agreement between them. It added the following. यानी इतना था और उसके बाद उन्होंने क्या ऐड किया? उन्होंने इतना ऐड किया, सिनेरियो 1, सुनील शुड कंपनसेट अनिल. और कितना कंपनसेशन, कितने टाइम में पे करें? नॉट क्लियर, दिस इज रॉन्ग. सिनेरियो 2, सुनील शुड पे अनिल 2 crores in 2 installments. करेक्ट या गलत भी? एकदम क्लियर क्या होगा? सुनील शुड पे 2 crores within 2 weeks from the date of the award along with 10% interest. Failure to do so will attract 2% per day interest on the outstanding amount till the amount is finally paid, and the payment should be done either through RTGS or through demand draft. Right, in that way, if this is there, in this instance, this is perfect. Only scenario 3 is clear enough. Even scenario 2, though seemingly clear, does not clearly specify by when it should be paid. Every award should be clearly specifying all these details. Right, that's how it should be clear and complete. The next is enforceability. The award must be one which is capable of being enforced. An award must not impose a burden on a party which is impossible or illegal to perform. Moreover, public policy के विरुद्ध हमारा award कभी होना चाहिए. An arbitral award must not conflict with the public policy of India. As per explanation 1, an award shall be in conflict only if the making of award was induced or affected by fraud or corruption, or is in contravention with the fundamental policy of Indian law, or basic notions, thought process of moral or justice. An arbitral award may be set aside by the court if it conflicts with the public policy of India. So ये बहुत important होगा. अगर ये fulfill नहीं होती होगी तो it will be set aside. So friends, these are the essential ingredients of, you can say, an arbitral award, and all the arbitral award must satisfy all these essential ingredients, otherwise else they will be challenged. So moving towards the next important answer, or legal requirements of an arbitral award. Both the way it is A category, it is absolutely perfect. The very first is award shall be in writing. Second, award shall be signed by majority or all of arbitral tribunal. Award shall be by majority. So majority उस बात के ऊपर अग्री होने चाहिए. Award shall be reason important except parties agree not to disclose reasons, or award is
सेटलमेंट अवार्ड तो अलग बात है, तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज देयर विल ऑलवेज बी रीजंस. Award shall specify date and place of arbitration, then copy of arbitration award delivered to all parties to contract, clear and certain, enforceable by law, and not against public policy. So I'm just zooming in so that you can pause this video here and you can copy it down, because this is again one of the very important ones. Now friends, we are moving towards the last, you can say the answer with respect to last 2 points with respect to arbitration award. That is, one is on what grounds it can be challenged and what will the consequence of the challenge. And then friends, we will end up this particular lecture, and in the next session we will be discussing on the last 2 parts. That is, you can say the last 2 parts will be with respect to you can say conciliation, and the last part will be with respect to this mediation. So now friends, let us see with respect to काफी समय से लेक्चर के स्टार्टिंग से मैं कहता रहा हूं कि लिटिगेशन में आप फर्दर जा सकते हो. आर्बिट्रेशन का अवार्ड इज फुल एंड फाइनल. इट कैन बी चैलेंज ऑन योर वेरी लिमिटेड ग्राउंड्स. So friends, finally, which are those very, very, very limited grounds that we are going to see now? So mention the grounds under which arbitral award may be challenged before the court. कोर्ट में आपको खास ध्यान यहाँ पे क्या रखना है? अगर डोमेस्टिक कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा तो इट विल बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड कई बार इट विल बी हाई कोर्ट्स. एंड इफ इट्स एन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन देन इट विल बी हाई कोर्ट्स ओनली. राइट, ये जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना होगा. You have to always take care. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने समय में एप्लीकेशन कर सकते हो, फिर कौन से ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन कर सकते हो, फिर कैसे कोर्ट डिसाइड करेगी एंड आउटकम क्या आ सकता है. राइट, तो एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड मे बी मेड बाय एनी पार्टी टू द कोर्ट. फिर 3 महीने एंड 30 दिन, पता है 3 महीने एंड 30 दिन वही आएगा. सच एप्लीकेशन में बी मेड विद इन 3 months from the date such party has received the arbitral award,
If the court is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from making the application within the said period of 3 months, it may entertain the application within a period of further 30 days, but not thereafter. उससे आगे कोई extension. Such application may be made by party only after issuing a prior notice to another party. यानी दूसरी पार्टी को पता होना चाहिए कि अवार्ड के सामने चैलेंज। अब कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं? The party making the application establishes on basis of record of the AT that a party was under some incapacity, या फिर the arbitration agreement is invalid, या the party making the application was not given proper notice of appointment of arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case. So proper notice नहीं मिलती थी। या फिर the arbitral tribunal deals with a dispute not contemplated by or falling within the terms of submission. या फिफ्थ क्या हो सकता है? The composition of AT or was not in accordance with the agreement of the parties. So ऐसा कुछ भी हो तो they can always go for appeal. The court finds that the subject matter of dispute is not capable of settlement by arbitration under the law for time being in force, or the arbitral award is in conflict with public policy of India, basically. तो ये सभी सिचुएशन में आ सकती है अपील. An application for setting aside the arbitral award shall be disposed of expeditiously and in any event within a period of 1 year from the date on which the notice was served upon the other party. सो फ्रेंड्स, एक चीज अगर हम देखें या नोट डाउन करें तो वो क्या है? चैलेंज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं है, आर्बिट्रल अवार्ड है. तो हम पहला क्या देखेंगे? Where to challenge, time limit to challenge, grounds of challenge, and outcome of challenge. ये चार चीजें देखनी है. Where कितने समय में कौन से ग्राउंड्स पे एंड आउटकम क्या होगा. सबसे पहला पॉइंट अगर देखें कि वेयर टू चैलेंज, कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के खिलाफ अगर हम जाना चाहते हैं तो हम कहां जा सकते हैं? अथॉरिटी अंडर द एक्ट. अथॉरिटी अंडर द एक्ट का मतलब होता है कोर्ट. अब अगर कोई भी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के बाहर का ना हो तो इट इज डोमेस्टिक कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन. तो फिर हम कहां जाएंगे? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और एल्स हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं. एंड अगर एक भी पार्टी इंडिया के बाहर की हो यानी इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो वी कैन गो टू हाई कोर्ट्स ओनली. सो दिस इज वेयर टू चैलेंज, राइट? फ्रेंड्स, एक मिनट इतना नोट डाउन कर दो, वेयर टू चैलेंज.
Now, second point which will come is with respect to time limit. Within 3 months of award, further extension of 30 days if court deems fit. Further extension of 30 days if court deems fit. Third, no further extension, and parties to contract who is challenging award shall issue prior notice to other party to contract. यानी बॉयज अगर चैलेंज कर रहे हैं तो बॉयज को पहले गर्ल्स को इंटीमेट कर देना होगा कि भाई बाय मींस दे आर चैलेंजिंग द थिंग. ये भी खास करके नोट डाउन कर लो. Then friends, the third point comes is then we know that arbitration award can be challenged on वेरी लिमिटेड ग्राउंड्स. बहुत ही कम ग्राउंड्स पे वो चैलेंज हो सकता है. सच एज फर्स्ट, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट was not in compliance of legal requirement, या arbitral tribunal was not in compliance of legal requirements. तीसरा, arbitral award was not in compliance of legal requirements. यानी हमने तीनों तीन पढ़ा है. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के भी लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़े थे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के भी लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़े थे, एंड आर्बिट्रल अवार्ड के भी लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़े थे. तो अगर ये तीनों तीन चीज जो एक्ट के तहत होनी चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स जो एक्ट में दी है उसके तहत होनी चाहिए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यस वी कैन चैलेंज इट. पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट वेयर नॉट इन कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, यानी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं थी, या पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट वेयर नॉट इश्यूड प्रॉपर नोटिस, यानी उन्हें सही तरीके से नोटिस नहीं दी जाती थी, एंड दैट्स व्हाई दे वर नॉट एबल टू प्रेजेंट देयर केस इन टाइम. या फिर अवार्ड डील्स विद डिस्प्यूट this was not submitted for arbitration. So these are the basic concepts in which they can always challenge the arbitral award, right? And once the challenge goes, now the last comes is what? ये भी friends खास note down कर लो. लास्ट क्या आएगा?
अल्टीमेटली एक बार अगर हमने चैलेंज किया तो फाइनली कोर्ट क्या कर सकता है वो हमें एंड में क्या करना होगा, देखना होगा। राइट तो 4 चीजें हो सकती है, बहुत सिंपल। ज्यादा डिटेल में मैंने आपको डे टू डे लेक्चर्स जो हमारे क्लासरूम के होते हैं उसमें समझाऊंगा। अभी खाली हम यहाँ शॉर्ट में देखते हैं। वन इज कोर्ट यानी कोर्ट को लगता है आर्बिट्रेटर ने जो कुछ भी किया एकदम सही किया है, या फिर कोर्ट सेट असाइड अवार्ड, सो कोर्ट कैंसिल कर देता है अवार्ड को, या तो कोर्ट मॉडिफाई द अवार्ड, या कोर्ट रेमिट बैक्स द अवार्ड। सो बेसिकली कोर्ट कंफर्म्स, सेट असाइड, मॉडिफाई या रेमिट बैक, ये 4 में से कुछ भी कोर्ट कर सकता है। Right, so this is friends the last part of arbitral award, right? Arbitration award. So let's have a look at this. When the arbitral award is challenged before the court, following are the possible outcomes. Setting aside. Setting aside यानी kind of cancel. The court may set aside the arbitral award on any of the grounds such as corruption or misconduct by an arbitrator. A party has been guilty of fraudulent concealment, कोई भी चीज को छुपाना, hiding, or willful deception. Setting aside of arbitral award is also termed as annulment of arbitral award. एक ये हो सकता है। An application for setting the arbitral award cannot be termed as an appeal, since in an appeal the substantive correctness of contents of decision is considered. While in application for setting aside the arbitral award, the court does not focus on the correctness of the decision, but rather more narrows considers with regardless the errors, right, or whether it is legitimate or not. यानी अवार्ड में आया हो कि 1 लाख रुपए की पेनल्टी बॉयज के ऊपर लगा दो, तो अपील में क्या होता है, 1 लाख रुपए कम या ज्यादा की बात होती है। यहां पे कोर्ट कभी ये नहीं देखता कि 1 लाख रुपए कम या ज्यादा है। कोर्ट मेनली फोकस ऑन व्हाट, कि ये 1 लाख रुपए जो डिटरमाइन हुए वो करते वक्त जो चीजों को ध्यान में रखना था वो क्या मिस आउट हुए, कोई इलीगल चीजें हुई है तो इट विल बी सेट असाइड। सेकेंड, कंफर्मेशन, जब सब कुछ सही हो, द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर दैट नन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड इज अट्रैक्टेड एंड अकॉर्डिंगली द एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड इज रिजेक्टेड। सेटिंग असाइड करने की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। दिस अमाउंट्स टू कंफर्मेशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट चाहे तो उसे मॉडिफाई भी कर सकता है, सेट असाइड। द कोर्ट हैज अ पावर टू मॉडिफाई द अवार्ड सो दैट इट मे नॉट बी सेट असाइड। एंड लास्ट इज, अगर बहुत सारी डिफेक्ट्स हो तो वापस करने के लिए दे देगा। तो कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेटिंग असाइड द अवार्ड सेंड द मैटर बैक टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रेक्टिफाई सम डिफेक्ट व्हिच इफ नॉट करेक्टेड वुड लीड टू सेटिंग असाइड द अवार्ड। यानी एक बार की गलती थी, माफ किया, राइट, पर अब अगर गलती हुई तो इट विल बी सेट असाइड। एंड नाउ द फाइनल लास्ट टॉपिक इज enforcement. It will be same as that of the judicial proceedings, where the time for making an application to set aside an award has expired, or where such application was made but it was rejected, then the award can be enforced. Right? Okay, this is one thing. दूसरा, enforcement of arbitral award shall happen under the Code of Civil Procedure 1908 in the same manner as if it was an order of a court. The order can be put for enforcement right after it has been rendered without waiting for challenge proceedings to conclude. So ये एकदम conflicting हुआ, right? But basically एक बार challenge करने के time complete होता है, उसके बाद we generally go for what? For enforcement. So last अगर इसे लिख ले, there is enforcement
of arbitration award. Just a page is being added. So normally टाइम अपील का टाइम पीरियड खत्म, उसके बाद आप एनफोर्स कर सकते हो. कई बार हम क्या कर सकते हैं, अपील का टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है उसके पहले ही एनफोर्स कर देते हैं, और बाद में अगर अपील होती है तो एनफोर्समेंट कैन बी पॉज्ड. Just a minute. Arbitration award will be enforced in pursuance of the Code of Civil Procedure 1908, in the same manner as a court. जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर आता है सिमिलर तरीके से आर्बिट्रेशन का भी अवार्ड इंप्लीमेंट किया जाएगा. Generally, enforcement is done post completion of time period for challenging an award. But if enforcement is done and later on arbitration award is challenged, enforcement may be stayed if any party to contract applied to courts and courts grants injunction. ये थोड़ा एक्स्ट्रा है फ्रेंड्स, पर इंजंक्शन का मतलब क्या, स्टे ऑर्डर. सो दैट्स हाउ फ्रेंड्स एनफोर्समेंट टेक्स प्लेस. आप चाहो तो इसे मैंने इसे जूम इन किया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो. Right, so that's how friends the whole process of arbitration award goes. So hereby friends we concluded with the very first important thing, that is arbitration related. अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंसीलिएशन की बात करेंगे एंड मीडिएशन की बात करेंगे. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अब तक जितना भी पढ़ा है उतना एक बार रीड कर लो, या फिर मैंने जो आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे आर्बिट्रेशन के, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटलीस्ट वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका पार्ट है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले पूरा क्या करना होगा, रेफर करना होगा. एंड टुडे रीड पेज डैश टू डैश from ICM. Just wait a minute, I'm telling you which pages to be read.
हमने लास्ट लेक्चर में पेज 5.25 तक पढ़ा था, तो वापस से 5.25 से शुरू करके मैंने तो आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अप टू 5.30। 5.25 से लेकर 5.31 इतना आपको खास करके पढ़ लेना। एंड फ्रेंड्स, अगेन आई एम सेइंग, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले या तो अब तक जितना भी मैंने क्लासरूम में लिखा है उतना पढ़ लेना, या फिर जो पार्ट ए था बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो आप खास पढ़ लेना, तो आपको कंसीलिएशन एंड मीडिएशन एकदम इजीली पता चलेगा। थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.